साफ। सरकारी स्वास्थ्य कर्मी की बात सुने और उनके सामने ही जरूर खाएं हाथी पांव की दवा। कालाजार संक्रमित बालू मक्खी के काटने से फैलने वाला रोग है। कालाजार से बचाव के लिए वर्ष में 2 बार बिल्कुल मुफ्त किए जाने वाले कीटनाशी का छिड़काव अपने घर के अंदर सभी कमरों की दीवारों और पशुशाला में जरूर कराएं। बालू मक्खियाँ घर के अंदर नम दीवारों में बनी दरारों तथा पशुशाला की नमी वाले स्थानों में पनपती है। कालाजार प्रभावित जिले दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज में कीटनाशी का छिड़काव आपके गांव में किया जा रहा है। याद रखें, छिड़काव में एक भी घर, एक भी कमरा ना छूटे। 15 दिनों से बुखार हो या चमड़े पर लाल या सफेद धब्बे या गांठें हो तो अपने गांव की सहिया या घर आए छिड़काव कर्मियों को बताएं अथवा सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं। सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में कालाजार की जांच और उपचार की सुविधा बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध है। जन औषधि केंद्र के मालिकों और योजना के लाभार्थियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद कार्यक्रम आज। साप्ताहिक अवकाश के बाद विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही दोबारा शुरू। मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने स्थानीय और नियोजन नीति को लेकर किया प्रदर्शन। राज्य में 31 कोरोना मरीज हुए स्वस्थ, 16 नए संक्रमित, 13 जिलों में नहीं मिले मरीज। 6 जिलों में शुरू हुआ फाइलेरिया उन्मूलन अभियान। और संक्रमण के मामलों में कमी के मद्देनजर रांची समेत बाकी बचे 7 जिलों के प्राथमिक विद्यालयों में भी शुरू हुआ पठन पाठन। स्कूलों में लौटी रौनक। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें झारखंड। इस वक्त की तमाम ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं राहुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत से पहले यह महत्वपूर्ण संदेश। कृपया कोविड को लेकर आप पूरी तरह से सुरक्षित और सावधान रहें और इन 4 उपायों का पालन जरूर से करें। मास्क पहनें, पूर्ण टीकाकरण कराएं, साथ ही 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जन औषधि दिवस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के लाभार्थियों और जन औषधि केंद्र के संचालकों के साथ बातचीत करेंगे। इस कार्यक्रम का विषय है जन औषधि जन उपयोगी। इस योजना की उपलब्धियों का प्रचार करने और इसकी उपयोगिता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रति वर्ष 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। के साथ बातचीत करेंगे। इस अवसर पर बातचीत के बाद प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। इस आयोजन का विषय है जन औषधि जन उपयोगी। जेनरिक दवाओं के उपयोग और जन औषधि परियोजना के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 1 मार्च से पूरे देश में जन औषधि सप्ताह मनाया जा रहा है। इस सप्ताह के दौरान जन औषधि संकल्प यात्रा, मातृशक्ति सम्मान, जन औषधि बाल मित्र, जन औषधि जन जागरण अभियान, आओ जन औषधि मित्र बने और जन औषधि जन आरोग्य मेले जैसे विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। दवाओं को सस्ती और नागरिकों के लिए सुलभ बनाने के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप अब तक देश भर में 8000 से अधिक जन औषधि स्टोर उपलब्ध हैं, जो कि लगभग हर जिले को कवर करते हैं। संकटग्रस्त यूक्रेन से भारतीयों की स्वदेश वापसी लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज 7 उड़ानों के जरिए 1200 भारतीयों को भारत लाया जा रहा है और आज सवेरे भी यूक्रेन से विशेष विमान दिल्ली पहुंचा, जिसमें कई छात्र शामिल थे।
3 मार्च के बाद मैं बुडापेस्ट हंगरी में रही हूँ एक हॉस्टल में, तो वहाँ पे हम लोग को फूड स्टे सब कुछ प्रोवाइड किया एम्बेसी ने। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। उसके बाद आज मैं यहाँ पे लैंड हुई हूँ, इवैक्यूएट हुई। विद इन 10 और 15 मिनट्स इमिग्रेशन यहाँ दिल्ली भी हो गई है और वहाँ पे भी हो गई थी। तो मतलब प्रोसीजर काफ़ी, एम्बेसी ने इसमें बहुत ध्यान दिया कि जो हो मतलब फास्ट से फास्ट सब बच्चों को निकाल दिया जाए। तो बिल्कुल ऐसे नहीं हो रहा कि टेक्निकलिटीज़ में नहीं पड़ रहे। वी आर जस्ट शोइंग दी पासपोर्ट, स्टैंप लग रही हैं, हमसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एंड कर रहे हैं। एम्बेसी ने बहुत अच्छा काम किया, मैं बहुत खुश हूँ उनके काम से। मतलब हंगरी में कोई भी दिक्कत नहीं हुई, सब कुछ अच्छे से हुआ। यूक्रेन के खार्किव में युद्ध भूमि में फंसे गिरिडीह के एक मेडिकल छात्र की भी घर वापसी हुई है। उनके परिजनों ने ऑपरेशन गंगा के लिए सरकार का आभार जताया है। गिरिडीह जिला मुख्यालय की उपनगरी पचंबा निवासी लक्की मित्रा यूक्रेन के खार्किव में रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। वहां के हालात खराब होने पर वे केंद्र सरकार की मदद से गिरिडीह लौट आए और अपने अनुभव साझा किए। और जो हमारे यूनिवर्सिटी के ऊपर से जो प्रेशर रहता था कि मतलब एग्जाम्स के बीच में, तो हम उसी चक्कर में नहीं आ पाए। उनकी घर वापसी से पूरा परिवार बेहद खुश है और इस काम में सहयोग के वास्ते केंद्र सरकार का आभार प्रकट कर रहा है। इतना हल्ला गुल्ला होता था कि अच्छे से कांटेक्ट भी नहीं होता था क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम, फिर लाइन भी नहीं रहता था तो मोबाइल चार्ज, तो इस वजह से हम लोग कांटेक्ट नहीं होता था। लक्की मित्रा ने देश दुनिया में भारत की मान सम्मान की चर्चा करते हुए बताया कि विदेशी धरती पर तिरंगा झंडा साथ में रहने पर सभी छात्र खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। और घर से भी कभी फोन आता था तो उनसे मिलने का भी थोड़ा ये होता था। हम मोदी सरकार से तो यही कहेंगे कि बहुत धन्यवाद है उनका जो हमारी हेल्प की है। युद्धग्रस्त देश यूक्रेन से हिंदुस्तानियों को भारत लाने में जो संवेदनशीलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाई है, वो संजीदगी शायद ही किसी भी देश के प्रमुख ने दिखाई हो। ऑपरेशन गंगा अभियान शुरू कर उन्होंने वतन वापसी की मुहिम चलाकर हर घर की खुशियों को महफूज उनके घरों तक पहुंचाया है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। साप्ताहिक अवकाश के बाद आज झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई। इससे पहले राज्य में स्थानीयता की नीति स्पष्ट करने की मांग को लेकर प्रमुख विपक्षी दल भाजपा के सदस्यों ने विधानसभा के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया। मौके पर भाजपा विधायकों ने कहा कि मौजूदा सरकार स्थानीयता के मुद्दे को उलझा कर रखना चाहती है और लोगों को आपस में लड़ाकर इसका राजनीतिक लाभ लेना चाह रही है। इधर आजसू पार्टी के विधायक लंबोदर महतो ने भी राज्य में 1932 को आधार बनाकर स्थानीय नीति घोषित करने की मांग को लेकर विधानसभा के मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन किया। पूरी तरह से घबराहट और घबराहट में आज पूरे जो हमारे मौलिक अधिकार है, जो लोकतांत्रिक अधिकार है, इसको आज सरकार पूरी तरह से चलने का प्रयास कर रही है। आज पूरे राज्य के सभी थाना क्षेत्रों में बैरिकेडिंग लगाया गया है, पुलिस फोर्स उतारी गई है, मजिस्ट्रेट लगाया गया है। और आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो आज झारखंड विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने हेलमेट पहनकर पहुंचे। विधानसभा के मुख्य द्वार पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विभिन्न तरीकों से जनता को परेशान कर रही है और विरोध करने पर लाठियां बरसाई जाती हैं। उन्होंने कहा कि आखिर राज्य सरकार को जनता से किन चीजों का भय है, यह स्पष्ट करना चाहिए। सभी को खतरा है। आज मॉर्निंग वॉक कोई नहीं कर पाएगा। सारे मैदान पे 144 लगा हुआ है। काले रोड से नीचे आप उतर नहीं सकते हैं। ये क्या ऐसा विषय है, क्या ऐसा कारण है? सब जनता जानना चाहती है कि सरकार किन विषय को लेकर रोकना चाहती है, किन विषयों को रोकना चाहती है, किन विषय को लेकर लोगों को मॉर्निंग वॉक नहीं करने देना चाहती, किस विषय को लेकर झारखंड आने वाले हर लोगों को परेशान कर रही है। इस बीच पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने विधानसभा के मुख्य द्वार पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री ने सदन में यह स्पष्ट कहा है कि सरकार सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद स्थानीय नियोजन नीति लागू करेगी।
सारी बातें मनगढ़ंत बातें। इनके पास कोई जनसमूह ही नहीं है, जनाधार ही नहीं है। कोई जनाधार नहीं। जो डिमांड है वो क्या लॉजिकल है कि 1932 ये सभी पहलुओं पर इनकी सरकार थी तो 5 साल ये भी तो कुछ लागू थे सरकार के जी, उसमें क्यों नहीं इन्होंने लागू किया? और आज हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री ने सदन में अपना वक्तव्य दे दिया है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 4,362 नए मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना के फिलहाल 54,118 सक्रिय मामले शेष हैं। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान 31 लोगों ने कोरोना को हरा दिया, जबकि सैंपल जांच में 16 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। राज्य में अब कोरोना के कुल 233 सक्रिय मामले शेष रह गए हैं। इस बीच संक्रमण के हालात में सुधार को देखते हुए प्रदेश के 7 जिलों में आज से 1ली से 8वीं कक्षा तक के सरकारी और निजी स्कूलों में बच्चों की ऑफलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है। ये जिले रांची, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, देवघर, चतरा, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां हैं। कोरोना संक्रमण के कारण 17 मार्च 2020 से विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य बंद था। इधर कोरोना के जोखिम को कम करने के लिए झारखंड समेत देश भर में बिना रुके, बिना थके टीकाकरण अभियान जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़े के मुताबिक अब तक देश भर में 1 अरब 78 करोड़ से अधिक वैक्सीनेशन कार्य किया जा चुका है। राज्य के 6 जिले गंभीर रूप से फाइलेरिया जैसी बीमारी की चपेट में हैं। इन जिलों में साहिबगंज, बोकारो, धनबाद, रामगढ़, गुमला और देवघर शामिल हैं। इन जिलों में आज से 12 मार्च तक फाइलेरिया उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है। इधर राज्य में पिछले 36 घंटे के दौरान मौसम आमतौर पर शुष्क बना रहा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार अगले 5-6 दिनों तक मौसम में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में यह बताया है कि 12 मार्च तक मौसम के शुष्क बने रहने के आसार हैं। जमशेदपुर में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत अखिल भारतीय संस्था संस्कार भारती के तत्वावधान में 3 दिवसीय नाट्य उत्सव का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय संस्था संस्कार भारती की जमशेदपुर इकाई द्वारा आयोजित इस नाट्य उत्सव में विभिन्न नाटकों का मंचन हुआ। मेजबान संस्कार भारती की टीम ने मशहूर नाट्यकर्मी कृष्णा सिन्हा के निर्देशन में प्रेमचंद की लिखी नाटक जिहाद का मंचन किया, जो अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंधित कर दी गई थी। नायकों पे जो नाटक लिखा और जो लेके आए, जो किया इन्होंने, ऐसा कभी भारतवर्ष में हुआ नहीं। संस्कार भारती के जितने भी उत्सव होते हैं वो सब उत्सव किया और इसका रिजल्ट भी हमको साफ देखने को मिला, क्योंकि यहाँ के बाद बहुत सारे लोगों ने संस्कार भारती से जुड़कर काम करने की इच्छा जताई। भारतीय संस्कृति को समावेश करना है ताकि माँ भारती की सेवा में उनका समर्पण रहे और आने वाला पीढ़ी को भी एक रास्ता दे। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है DD न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNUDDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और बात खेल जगत की। भारतीय महिला निशानेबाजी टीम ने ISSF विश्व कप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। मिस्र के काहिरा में 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में राही सरनोबत, ईशा सिंह और रिदम सांगवान की भारतीय टीम ने सिंगापुर को 17-13 से पराजित कर दिया। इस टूर्नामेंट में यह भारत का 5वां पदक है। सरनोबत, ईशा सिंह और रिदम सांगवान की भारतीय टीम ने सिंगापुर को 17-13 से हराया। इस टूर्नामेंट में यह भारत का 5वां पदक है। इससे पहले मिक्स टीम स्पर्धा में
श्रियंका सदांगी और अखिल श्योरान ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक जीता। टूर्नामेंट में भारत अब तक 3 स्वर्ण सहित कुल 5 पदक जीत चुका है और पदक तालिका में दूसरे स्थान पर है। और अब बात आजादी के सफर की। आजादी के सफर की आज की कड़ी में देखते हैं स्वतंत्रता सेनानी रत्न गोविंद वल्लभ पंत के बारे में। आज की कड़ी में हम स्मरण कर रहे हैं स्वाधीनता सेनानी और उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत को। उनका निधन 7 मार्च 1961 को हुआ था। पंत का जन्म 10 सितंबर 1887 को वर्तमान उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुआ था। पंत के दादा बद्री दत्त जोशी ने उनका पालन पोषण किया और इससे पंत के राजनीतिक विचारों को दिशा मिली। सक्षम वकील के रूप में प्रसिद्ध पंत को कांग्रेस ने 1920 के दशक के मध्य में काकोरी केस में शामिल राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान और अन्य क्रांतिकारियों को बचाने की जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने 1928 में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शनों में भी हिस्सा लिया। साइमन कमीशन के विरोध के दौरान पंत को गंभीर चोट लगी। इसके कारण वे जीवन भर सीधे खड़े नहीं हो सके। गांधी जी से प्रेरित होकर पंत ने अपने क्षेत्र में नमक मार्च आयोजित किया, जिसके लिए 1933 में उन्हें जेल जाना पड़ा। प्रोविंशियल कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होने के कारण पंत को 7 महीने की जेल हुई। 1934 में पंत को केंद्रीय विधानसभा के लिए चुना गया। राजनीतिक कौशल के कारण पंत को कांग्रेस के नेताओं की सराहना मिली और वे विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के उपनेता बना दिए गए। सत्याग्रह में भाग लेने के कारण 1940 में पंत को गिरफ्तार किया गया और जेल भेज दिया गया। 1942 में पंत को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया और कांग्रेस के अन्य नेताओं के साथ उन्हें अहमदनगर किले में 3 वर्ष की कैद हुई। खराब सेहत के कारण मार्च 1945 में पंत को रिहा कर दिया गया। 1937 में प्रांतीय चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को संयुक्त प्रांत में बहुमत मिला और पंत 17 जुलाई 1937 को संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री बने। 1946 के चुनावों में कांग्रेस ने संयुक्त प्रांत में एक बार फिर बहुमत प्राप्त किया और पंत को पुनः मुख्यमंत्री बनाया गया। वे 1947 में स्वतंत्रता के बाद भी इस पद पर रहे। जवाहरलाल नेहरू ने 10 जनवरी 1955 को पंत को केंद्रीय मंत्रिमंडल में गृह मंत्री बनाया। गृह मंत्री के रूप में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन पंत की मुख्य उपलब्धि थी। 1957 में पंत को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। महान स्वाधीनता सेनानी को हमारा नमन। आज हम स्वाधीनता सेनानी और प्रसिद्ध लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का भी स्मरण कर रहे हैं। अज्ञे के नाम से लोकप्रिय सच्चिदानंद का जन्म 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था। स्नातकोत्तर पढ़ाई करते समय अज्ञे स्वाधीनता आंदोलन से प्रेरित हुए और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी में शामिल हो गए। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। नवंबर 1930 में भगत सिंह को जेल से निकालने के प्रयास में सहायता करने के लिए अज्ञे को गिरफ्तार कर लिया गया। अज्ञे को भारत में ब्रिटिश शासन से राजद्रोह के आरोप में 4 वर्ष की कैद हुई। अज्ञे प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़ गए और 1942 में ऑल इंडिया एंटी फासिस्ट कन्वेंशन का आयोजन किया। उन्होंने अन्य लेखकों के साहित्य का भी अंग्रेजी में अनुवाद किया। अज्ञे ने अपने काव्य संग्रह को भी अंग्रेजी में अनुदित करके प्रिजन डेज एंड अदर पोएम्स के नाम से प्रकाशित कराया। 4 अप्रैल 1987 को अज्ञे का निधन हो गया। महान भारतीय को श्रद्धांजलि। इधर कोयले की निकासी को लेकर ढुलाई तक की प्रक्रिया को इको फ्रेंडली और सुरक्षित बनाने के लिए झारखंड में एनटीपीसी के पकड़ी बरवाडी कोयला खनन परियोजना में एक नई पहल की गई है। यहां एशिया का सबसे बड़ा 21 किलोमीटर लंबा कोल कन्वेयर बेल्ट बनाया गया है, जिसके माध्यम से लगभग 2500 टन कोयला प्रति घंटे की रफ्तार से एक जगह से दूसरी जगह आसमानी सफर तय करते हुए आसानी से भेजा जा सकता है।
किसी मेट्रो लाइन की नहीं बल्कि झारखंड के बड़कागांव में बने एशिया के सबसे बड़े कोल कन्वेयर बेल्ट की। इसके माध्यम से कोयला खदान से निकलकर 21 किलोमीटर तक आसमानी सफर तय करते हुए बनादाग रेलवे यार्ड तक पहुंचेगा, जहां से कोयले की आपूर्ति देश भर में की जाएगी। बड़कागांव में ये एशिया का सबसे बड़ा कोल कन्वेयर बना है और इसी कोल कन्वेयर को पूरी तरह से यहाँ पे ढक दिया जाएगा और उसके बाद यहाँ से कोयले की ढुलाई का काम किया जाएगा, ताकि जो आम लोगों को परेशानी होती थी कोयले की ढुलाई से, वो परेशानी खत्म हो जाएगी। एनटीपीसी के पकड़ी बरवाडी कोल खनन परियोजना के कार्यकारी निदेशक MBR रेड्डी बताते हैं कि इस कोल कन्वेयर बेल्ट के फायदे ही फायदे हैं। एक तरफ जहां सड़क मार्ग से कोयले की ढुलाई में समय की बर्बादी होती है, प्रदूषण फैलता है और दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है, वहीं इससे इको फ्रेंडली तरीके से कोयला अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगा। इससे बहुत सारे फायदे हैं। एक तो पर्यावरण का इससे देखेंगे नजरिया से ये बहुत ही मतलब पर्यावरण फ्रेंडली है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। जब हम कोयला का ढुलाई ट्रक से करते हैं, नेचुरली जो रोड यूजर्स है उनके लिए तो इनकन्वीनियंस होता ही है, जो धूल उठता है एंड उसके जो एक्सीडेंट्स होने का संभावना है, ये सब परेशानी उनसे दूर हो जाएंगे। खदान क्षेत्रों और इसके आसपास के इलाकों में प्रदूषण एक आम समस्या है, लेकिन यहाँ उससे बचाव के इंतजाम भी रखे गए हैं। एनटीपीसी के द्वारा जो कोयले उत्खनन का काम यहाँ पर हो रहा है, उसमें किस तरीके से पर्यावरण का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। यहाँ पर जब कोयला निकाल लिया जाता है तो उसके बाद इस तरह से यहाँ पर जमीन पे धूल उड़ने लगता है, तो लोगों को परेशानी ना हो इसके लिए बाकायदा यहाँ पर पानी के टैंकर के द्वारा इस तरह से पानी का जो छिड़काव किया जाता है ताकि डस्ट नहीं उड़े। उन्होंने कहा कि कन्वेयर बेल्ट शुरू होने से रोजगार में कमी की आशंका निराधार है, क्योंकि कन्वेयर बेल्ट के संचालन और रखरखाव के लिए भी बड़ी संख्या में मानव श्रम की जरूरत होगी। इन सभी कार्यों में स्थानीय लोगों को ही रोजगार मिल रहा है। कुछ लोगों का मन में ये शक रहता है कि जैसे कन्वेयर बेल्ट चालू होता है तो एम्प्लॉयमेंट में कमी आ जाएगा। ऐसा कुछ है ही नहीं है, क्योंकि ये कन्वेयर बेल्ट को चलाने में एंड उसका मेंटेनेंस करने में इसमें भी बहुत सारे लोगों का जरूरत पड़ती है एंड जो भी इस पे काम करेंगे सब लोकली लोग होंगे। झारखंड में कोल कन्वेयर बेल्ट से कोयले की ढुलाई एक अभिनव प्रयोग है। इसकी सफलता कोल हैंडलिंग प्लांट एरिया के आसपास में रहने वाले लोगों को प्रदूषण से बचाने में मददगार साबित होगी। साथ ही यह परंपरागत ढुलाई में आने वाली लागत और पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से भी बेहतर विकल्प है। पकड़ी बरवाडी का ये बड़ा कोयले का खदान है, जहां से प्रतिदिन 35,000 मीट्रिक टन कोयला निकाला जाता है और उसके बाद एशिया का सबसे बड़ा कोयले का जो कन्वेयर है उसके जरिए जो एनटीपीसी का जो पावर यूनिट्स है वहां पर कोयला पहुंचाया जाता है। और देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से गतिविधियां हैं। यहाँ पर इस तरह से ये डंपिंग यार्ड बनाए गए हैं, जहाँ पर जो ऊपर के जो लेयर्स होते हैं उनको निकाला जाता है और उसके बाद जब कोयला निकाल लिया जाता है इस तरीके से, हमारे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर 110 मीटर तक कोयला निकाला गया है और पीछे जो ये आपको बेरंग पहाड़ दिख रहे हैं वो बाकायदा फिर इन लोगों ने फिलिंग करके उसे तैयार किया है और आने वाले दिनों में इसे एक ग्रीन इन्वायरमेंट के रूप में भी डेवलप करेंगे। अपने सहयोगी करमवीर के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, बरवाडी। कहते हैं जहां चाह है वहां राह है। इसे सही साबित कर दिखाया है रांची के गुतरू गांव की कुछ महिलाओं ने, जो एक समूह बनाकर इन दिनों सर्फ और साबुन का निर्माण कर रही हैं। इससे इन महिलाओं को घर बैठे आमदनी का एक अतिरिक्त जरिया मिल गया है। साबुन और सर्फ केवल कपड़ों के मैल नहीं धोता, बल्कि ये कईयों की जिंदगी में उजियारा भी लाता है। रांची के गुतरू गांव की महिलाएं भी इसी साबुन और सर्फ के जरिए गरीबी और मुफलिसी को धोकर अपनी जिंदगी में बहार ला रही हैं। दरअसल यहाँ महिलाओं के एक समूह ने 6 माह पहले सर्फ और साबुन बनाने का कारोबार शुरू किया, जिसके बाद इन महिलाओं की कई मुश्किलें दूर हो गई हैं। सर्फ और साबुन का और सर्फ और साबुन बनवाए लगभग 6 महीना से करते आ रहे हैं और बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इससे कुछ इनकम भी हो जाता है और घर का सारा काम भी हो जाता है, खेती बाड़ी का भी काम हो जाता है, इससे भी कुछ इनकम। महिलाएं बताती हैं कि अब उनका खाली वक्त हंस बोलकर तो बीत ही रहा है, 2 पैसे घर में भी आ रहे हैं। यही नहीं, अब उन्हें मजदूरी के लिए दूर शहर नहीं जाना पड़ता। फायदा और इसमें गाँव में बिक्री कर लेते हैं, अभी बाहर हम लोग नहीं, लेकिन जीविका हम लोग का अच्छा चल। व्यापार शुरू करने में JSLPS ने इनकी मदद की और तकनीकी रूप से इन्हें तैयार किया। शुरुआती पूंजी की जरूरत को इनके समूह ने पूरा कर दिया। जो महिला ग्रुप का स्थानीय है उसी से देख के लोग को पूंजी आगे बढ़ा दिए और उसका बाद में अभी अच्छा से लोग काम कर रहे हैं
और अपना जीविका भी चला रहे हैं। कहते हैं समूह में बड़ी ताकत होती है, उस पर अगर हुनर का साथ मिल जाए तो कोई कमाल होकर ही रहता है। गुतरू की इन महिलाओं के कमाल को इलाके के लोग खूब सराह रहे हैं। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रांची दौरे के क्रम में राजभवन जाकर राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की और कुछ देर बातचीत की। श्री सिन्हा ने पद्मश्री अशोक कुमार भगत से मुलाकात की। पाकुड़ उपायुक्त ने जिले के अमड़ापाड़ा अंतर्गत पचुवाड़ा नॉर्थ कोल माइंस क्षेत्र के प्रभावित ग्रामीणों के लिए विशुनपुर में नवनिर्मित आवासीय कॉलोनी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने R&R आवासीय कॉलोनी के मंगलवार को प्रस्तावित उद्घाटन की रूपरेखा पर चर्चा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पाकुड़ उपायुक्त ने सदर प्रखंड कार्यालय में आयोजित दिव्यांगता जांच शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मौजूदा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही सभी दिव्यांगों की सहायता करते हुए उनकी जांच सुनिश्चित करने की हिदायत दी। रांची सांसद संजय सेठ खिजरी विधानसभा क्षेत्र के सांसद प्रतिनिधि सम्मेलन में शामिल हुए और उनसे संवाद किया। इस दौरान केंद्र प्रायोजित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने को लेकर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर पूर्व विधायक रामकुमार पाहन समेत कई नेता मौजूद रहे। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने धनबाद के एक नर्सिंग अस्पताल में इलाजरत टुंडी की जिला परिषद सदस्य सह भाजपा महिला मोर्चा के प्रवक्ता रायमुनी मुर्मू से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। साथ ही ईश्वर से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक मोटरसाइकिल चोरी मामले का 24 घंटे के अंदर उद्भेदन करते हुए चोरी हुई मोटरसाइकिल को बरामद कर लिया। इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। कोडरमा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में गाड़ी की डिक्की तोड़कर पैसा चोरी करने और बैंकों से पैसा निकाल कर ले जा रहे लोगों को निशाना बनाने वाले उड़ीसा जाजपुर के गिरोह के 13 अपराधियों को धर दबोचा। इनके पास से 3 मोटरसाइकिलें, नगद रुपए और 6 मोबाइल बरामद किए गए हैं। रांची सांसद संजय सेठ नामकुम में भूतपूर्व सैनिकों द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में उपस्थित हुए और उनका हौसला बढ़ाया। श्री सेठ ने रक्तदान के लिए सभी से आगे आने की अपील की। धनबाद में आज भी निर्धारित केंद्रों पर कोरोना टीकाकरण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी सूची उपायुक्त ने साझा की है। उन्होंने बताया कि हर रोज शाम 6 बजे से ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग सुविधा उपलब्ध रहती है। पात्र लोग अपने निकट के सेंटर पर जाकर वैक्सीन अवश्य लगवाएं। कोडरमा जिले के सतगावा थाना क्षेत्र में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 250 बोतल देशी और 7 बोतल अंग्रेजी शराब और इसके अलावा 24 बोतल बियर बरामद की है। साथ ही चोरी की मोटरसाइकिल के अलावा 4 अपराधियों को भी दबोचा गया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जन औषधि केंद्र के मालिकों और योजना के लाभार्थियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद कार्यक्रम आज। साप्ताहिक अवकाश के बाद विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही दोबारा शुरू। मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने स्थानीय और नियोजन नीति को लेकर किया प्रदर्शन। राज्य में 31 कोरोना मरीज हुए स्वस्थ, 16 नए संक्रमित, 13 जिलों में नहीं मिले मरीज। 6 जिलों में शुरू हुआ फाइलेरिया उन्मूलन अभियान। और संक्रमण के मामलों में कमी के मद्देनजर रांची समेत बाकी बचे 7 जिलों में प्राथमिक विद्यालयों में भी शुरू हुआ पठन पाठन। स्कूलों में लौटी रौनक। आज से पूरे राज्य में प्रति माह 10 लीटर पेट्रोल के लिए 25 रुपए प्रति लीटर की दर से 250 रुपए राशि उनके खाते में सीधे भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने राशन कार्ड से आच्छादित लोगों को उनके 2 पहिया वाहनों के लिए पेट्रोल पर सब्सिडी देने की घोषणा की। इसके लिए मुख्यमंत्री ने पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत सीएम सपोर्ट्स ऐप भी लॉन्च किया। योजना के तहत प्रति माह अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल पर प्रति लीटर 25 रुपए की सब्सिडी
यानी 250 रुपए प्रति माह बैंक खाते में